नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। शब्द शक्ति की चर्चा आगे हम दोहराते हैं। अभी तक आप लोगों ने अभिधा लक्षणा शब्द और लक्षणा शब्द शक्ति का परिचय प्राप्त किया। अब तीसरी शब्द शक्ति जो साहित्य में प्रयोग में आती है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना का सामान्य अर्थ पकड़ते हैं तो जिसे हम कहते हैं व्यंग्य, व्यंग्या। हमने सुना है कि कई लोग व्यंग्य में भी बोलते हैं। तो वही बात यहाँ आती है कि कुछ शब्दों का प्रयोग जो होता है उसकी शक्ति जो होती है व्यंग्य के आधार पर होती है। मित्रों, यहाँ पर उसकी परिभाषा पर हम ध्यान देंगे। अभिधा और लक्षणा द्वारा जब किसी अर्थ का बोध नहीं हो पाता तो उस स्थिति में जिस तीसरी शब्द शक्ति द्वारा अर्थबोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। व्यंजना का अर्थ है ध्वनित करना। इस प्रकार शब्द या वाक्य का अर्थ ध्वनित करने वाली शक्ति व्यंजना शक्ति है। व्यंजना का संबंध अर्थ से है। इसी कारण व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हो जाते हैं, एक है शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। मित्रों, आप फिर से ये बात ध्यान में रख ले कि यहाँ पर साफ बता दिया है कि किसी अर्थ का बोध नहीं हो पाता। कहाँ से? अभिधा और लक्षणा में से। उस स्थिति में जिस तीसरी शब्द शक्ति द्वारा अर्थ बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना। व्यंग्यार्थ यानी व्यंग्य और व्यंग्यार्थ और व्यंजना का अर्थ एक ही होता है ध्वनित करना यानी प्रकट करना। और इस प्रकार शब्द या वाक्य का अर्थ ध्वनित करने वाले शब्द उसमें छिपा हुआ अर्थ पकड़ता है और वो जो अर्थ प्रकट होता है वो होता है व्यंजना शब्द शक्ति का। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला जो है शाब्दिक व्यंजना, इसमें हम समझेंगे तो इसमें व्यंग्यार्थ किसी एक शब्द पर आधारित रहता है, एक ही शब्द पर। मैं आपके सामने एक वाक्य रख रहा हूँ, सूर्य अस्त हो गया। इस वाक्य में बादशाह तय की आप पढ़ोगे तो एक है सूर्य अस्त हो गया, मगर हम व्यंग्य को पकड़ते हैं। देखिए आप कि व्यंग्यार्थ अनेक होंगे। जैसे युद्ध के समय सूर्य का अस्त होना यानी उस दिन के लिए युद्ध की समाप्ति। शाम के समय युद्ध नहीं होता था पहले के समय, और इसलिए तब युद्ध में धुंधुली बजती थी शाम के समय, और उसी समय सारे योद्धा अपने अपने हथियारों को रख देते थे और युद्ध समय के समाप्ति की घोषणा होती थी। तो उस अर्थ में वहां पर आएगा सूर्य अस्त हो गया का। दूसरा वाक्य है दूती नायिका से कहेगी। यह सूर्यास्त हो गया का जो नायिका है उसको जो दूती है वह कहती है कि अब सूर्यास्त हो गया, हमें घर चले जाना चाहिए, रात्रि हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए वो सावचेत सावधान करते उस अर्थ में। एक मजदूर दूसरे मजदूर से कहेगा भैया चलो आज का दिन पूरा, उस अर्थ में यहाँ पर सूर्यास्त हो गया। क्योंकि मजदूर पूरे दिन काम काज मजदूरी करते हैं और शाम की राह देखते हैं कि शाम हो और हमारा आज का दिन पूरा हो। तो एक मजदूर दूसरे मजदूर जो काम करे उससे कहता है कि चलो भाई सूर्यास्त हो गया है, अब कल आएंगे। और यहाँ पर देखिए मित्रों, यही वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है ब्राह्मण से कहा जाए उस तक। क्योंकि ब्राह्मण से कहा जाए कि सूर्यास्त हो गया तो वो तुरंत संध्या आरती की तैयारी करने लग जाएगा। संध्या के समय जो आरती होती है उसकी पूजा की जो पद्धति उसमें वो निपुण है तो वहां लग जाएगा। तो ब्राह्मण के लिए संध्या का अस्त होना यानी कि सूर्यास्त का अस्त होना यानी संध्या का आ जाना, और जो संध्या की जो पूजा विधि उसको पूरा करना। तो इस प्रकार
हर एक व्यक्ति और स्थिति के हिसाब से यहाँ अलग अलग अर्थ निकलता है। वाक्य भले एक है, लेकिन आपने देखा कि हर जगह उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो ये है कि व्यंग्यार्थ अलग अलग होगा, और इन सभी संदर्भों में हमने ये भी देख लिया है कि अलग अलग रूप में उस अर्थ को पकड़ा जाता है। शाब्दिक व्यंजना के दो प्रकार किए गए हैं, एक है अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना। अब अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना जिसे कहते हैं कि जिसमें अनेकार्थक शब्दों का संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ प्रकरण, लिंग आदि से अर्थ नियंत्रित होता है। मैं आपके सामने एक पंक्ति रखी गई है कि सोहत नाग न मद बिना तान बिना नहीं राग। यहाँ नाग और राग दो शब्द है, वो अनेक अर्थ में आते हैं, पर नाग अर्थात हाथी का एक पर्यायवाची शब्द है नाग। हाथी का संबंध किससे रहता है? मद से, वो मस्ती में रहता है। और राग का कहाँ होता है संबंध? तान से होता है। अतः यहाँ अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना है नाग न मद और तान बिना नहीं राग। बिना तान राग हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग अगर करना है, राग विस्तार करना है, गाना है, तो तान चाहिए ही। और इसीलिए यहाँ पर अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना में अनेकाधिक शब्द होते हैं, इसलिए अभिधामूला वो शाब्दिक व्यंजना है। दूसरा है लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना, जिस उद्देश्य के लिए लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस उद्देश्य की प्रतीति कराने वाले शब्द लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। यथा वह हैवान है, यहाँ हैवान का अर्थ बर्बरदा से है, जो व्यंजित हो ही जाता है। वह हैवान है यानी किसी व्यक्ति को, यानी उसमें हैवानियत है या उसके स्वभाव में वो बातें यानी उसका लक्षण है, तो उस अर्थ में यहाँ पर ये शब्द शक्ति प्रयोग में आती है। और ई के रूप में है आर्थिक व्यंजना। आर्थिक व्यंजना शब्द आधारित नहीं होती, अर्थात आर्थिक व्यंजना में शब्द विशेष पर बल नहीं दिया जाता। यह वक्ता की विशेषता से, संबोध्य की विशेषता से तथा प्रस्ताववादी की विशेषता से प्रकट होती है। इन विशेषताओं से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे आर्थिक व्यंजना कहते हैं। जैसे कोई साधु वेश बनाकर किसी को ठगता है तो हम क्या कहते हैं? हाँ, हम भली प्रकार जानते हैं कि आप बड़े महात्मा हैं। बड़े महात्मा शब्द आप देखिए, वहां व्यंजन यानी व्यंग्यार्थ हुआ, यहाँ शब्द अर्थ पर निर्भर है। अतः यहाँ आर्थिक व्यंजन है, अर्थ मतलब पकड़ा हमने, कोई ऐसे सीधा साधा बनता है, लेकिन उसके स्वभाव में अलग बात आती है, तो हम ऐसे लोगों को ऐसे ही करेंगे, हाँ हम भली प्रकार जानते हैं कि आप बड़े महात्मा हैं। तो इस प्रकार मित्रों, यहाँ पर अर्थ के द्वारा व्यंग्य प्रकट होता है, इसलिए यहाँ आर्थिक व्यंजना होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शब्द शक्ति क्या है, और इस प्रकार हम यहाँ पर शब्द शक्ति की यूनिट को पूर्ण करते हैं। आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से ये यूनिट की चर्चा मैंने कर ली है, और आप लोगों को इसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, अथवा जब हमारा कॉलेज शुरू हो जाए तब जाकर भी आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको फिर से भी समझा सकता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि शब्द शक्तियाँ तीन है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार आप इन बातों को याद रखेंगे। मैंने प्रश्न बता दिया है, और शब्द शक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के भेद पर चर्चा कीजिए। एक कॉमन प्रश्न, लेकिन अलग अलग भाग में प्रश्न को पूछा जाता है समय अवधि को ध्यान में रखते हुए। तो एनुअल एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। तो आप लोगों को ये चर्चा विशेष रूप से पसंद आई होगी। आप लोग इसे ध्यान पर ले और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और हम मिलते हैं एक नए यूनिट, नए टॉपिक, नए एक चैप्टर के साथ। और आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपने बहुत ध्यान से, धैर्य से मुझे सुना है, और आगे भी जितने भी वीडियोस मैं भेजूंगा आप उसका ध्यान से आकलन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।